नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ केशव कुमार। आज प्रदेश की राजनीति में थोड़ी सी उथल पुथल देखने को मिली। आमतौर पर आपने सुना होगा कि एक पार्टी के नेता दूसरी पार्टी में शामिल हो रहे हैं, लेकिन सरकार में साझेदार दो दलों के नेता, वो भी बड़े पैमाने पर एक दल से दूसरे दल में जाएं तो सुनने में थोड़ा अजीब सा लगता है और मन में सवाल पैदा होते हैं कि क्या दोनों दलों के बीच की राजनीति ठीक चल रही है। आज जेजेपी के 250 से ज्यादा नेता भाजपा में शामिल हो गए। गुरुग्राम में प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने उन्हें भारतीय जनता पार्टी का पटका पहनाया और सदस्यता दिलाई। सवाल है यहां पर कई सारे। जमीनी हकीकत, जिला के नेता शामिल हो रहे हैं एक पार्टी से दूसरी पार्टी में। यह गठबंधन को लेकर कोई संकेत तो नहीं है। हालांकि दोनों ही पार्टियों के शीर्ष नेतृत्व ने एक दूसरे के ऊपर किसी तरह का कोई आक्षेप, आरोप, टीका टिप्पणी नहीं की। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस भी अपना कुनबा बढ़ाने की तरफ लगातार जोर दे रही है। ऐसी संभावना है कि जितने भी पीसीसी डेलीगेट्स और जिला अध्यक्ष हैं, उनकी सूची तैयार हो गई है और 19 सितंबर को सार्वजनिक भी हो सकती है। अगर ऐसा हुआ तो यह 9 साल के बाद होगा। इन सभी समीकरणों को ध्यान में रखकर इतना तो कहा जा सकता है कि प्रदेश की राजनीति अब चुनावी नजरिए से लगातार आगे बढ़ रही है। कैसे समीकरण बनेंगे, आने वाले समय में बात करेंगे इस मुद्दे पर, लेकिन उससे पहले जरा रिपोर्ट आप देख लीजिए। हरियाणा में चुनावों का मौसम शुरू होने वाला है। पंचायत चुनाव, निगम चुनाव, लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव। अगले 2-3 साल कैसे निकल जाएंगे शायद पता भी नहीं लगेगा, और इसीलिए राजनीतिक पार्टियों ने अपने कुनबे को बढ़ाने की प्रक्रिया और भी तेज कर दी है। एक तरफ कांग्रेस 9 साल बाद अपना संगठन विस्तार करने जा रही है, वहीं दूसरी तरफ भाजपा ने 250 से ज्यादा जेजेपी नेताओं को आज पार्टी का पटका पहनाया। हालांकि ऐसा देखने को अब बाद में ही मिलता है, जब सरकार के साझे दल एक दूसरे के घरों में ही सेंध लगा दे। मगर राजनीति है, चाहे इधर से बढ़े या उधर से, कुनबा बढ़ाना तो कुनबा बढ़ाना ही है। आज गुरुग्राम और पटौदी जिले के करीब 250 से ज्यादा जेजेपी नेता भाजपा कार्यालय गुरु कमल में प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ की मौजूदगी में भाजपा में शामिल हो गए। भारतीय जनता पार्टी में आए हैं। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी अपने सैकड़ों साथियों के साथ ज्वाइन की है। कुलदीप यादव जी भी चक्करपुर से, वो भी भारतीय जनता पार्टी में आए हैं। भारतीय जनता पार्टी में मैं सबका स्वागत करता हूं। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है और भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा में विश्वास व्यक्त किया। इस विचार के साथ हम चलते हैं, उस विचार के साथ वो आए हैं। गठबंधन हमारा बहुत अच्छा है, मजबूती से ऐसा रहेगा। कई बार हमारे भी कुछ कार्यकर्ता जेजेपी ज्वाइन कर लेते हैं। ऐसे ही जेजेपी के भी कुछ कार्यकर्ता जब वहाँ पर ऐसा महसूस होता है कि उनके मनों में कुछ चीज़ें नहीं हो रही होती, कई बार ऐसा होता है, तो उनको लगता है, तो मुझे अच्छा है कि इन्होंने बीजेपी का चयन किया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी विचारधारा पर चलने वाली पार्टी है और विचारधारा की अभिव्यक्ति मैंने भी अभी की है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में विचारधारा पहले है उस नाते से, तो उनकी पसंद आई है, तो उनको विचारधारा पसंद आई है, तो बिल्कुल अच्छी बात है। उनके इस बात से तो मैं कहूँगा कि वो आते ही विचार से जुड़ रहे हैं और सुंदर। शामिल हुए इन नेताओं में एक नाम महेश चौहान का भी है, जो जेजेपी के वरिष्ठ नेता होने के साथ साथ उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के सहायक भी रहे। महेश चौहान ने इस बदलाव को भाजपा की नीतियों से प्रभावित होने का परिणाम बताया। क्या कुछ कहना था उनका, जरा सुनिए। की नीतियों से प्रभावित होकर श्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियों से मैंने राष्ट्रवाद की वजह से और राष्ट्रीय पार्टी ज्वाइन करी है। मनोहर लाल खट्टर जी का जो शासन है उससे खुश होकर, और धनखड़ जी के जो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं उनकी कार्यशैली से प्रभावित होकर आज मैंने बीजेपी पार्टी ज्वाइन करी है। हालांकि जेजेपी इसे कुबूले तो किस मुंह से। शाम होते होते जेजेपी के राष्ट्रीय महासचिव दिग्विजय चौटाला का बयान सामने आया और उन्होंने कहा कि महेश चौहान को पार्टी से निकाला गया था और उनके जाने से पार्टी को कोई नुकसान नहीं होगा। महेश कुमार को 1 तारीख को उन्होंने पार्टी से और अपने निजी सचिव के पद से निष्कासित कर दिया था। अब निष्कासित आदमी कहीं भी जाए
बीजेपी में जाए और कांग्रेस में जाए। आप ये कैसे कह सकते हैं उनने हमारी पार्टी छोड़ी है? ये सरकारी चिट्ठी है दिग्विजय की या जेजेपी की चिट्ठी नहीं है। 1 तारीख को हमारे निकाले हुए आदमी को अगर 16 तारीख को 15 तारीख को कोई ले ले तो इसके अंदर क्या कंट्रोवर्सी होनी चाहिए? जिस व्यक्ति की आप बात कर रहे हैं वो हमारे पार्टी से और दुष्यंत जी के पद से, जो निजी सचिव का पद है, 2.5 साल निष्क्रिय रहने की वजह से जो है उन्हें निकाला गया। 1 तारीख को उनकी चिट्ठी जारी की गई और मैं नहीं चाहता था कि मैं इसे पब्लिक करूं, बट आपने फिर प्रश्न पूछा तो मुझे आवश्यकता है कि जिसकी ज्वाइनिंग वो करा रहे हैं, ये गलत जानकारी ये देना कि जेजेपी छोड़ करके आए। जेजेपी से 1 तारीख को निष्कासित है। वहीं खबर ऐसी भी है कि हरियाणा में 9 साल के लंबे इंतजार के बाद कांग्रेस का संगठन बनकर तैयार है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के 180 डेलीगेट और 33 जिला अध्यक्षों की सूची राज्य चुनाव अधिकारी के पास भेज दी गई है। हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष चौधरी उदयभान ने चयनित होने वाले इन संभावित पीसीसी डेलीगेट्स और जिला अध्यक्षों की 19 सितंबर को चंडीगढ़ में बैठक भी बुलाई है। हरियाणा में फूलचंद मुलाना, डॉक्टर अशोक तंवर और कुमारी शैलजा के प्रदेश अध्यक्ष के कार्यकाल में संगठन का गठन नहीं हो पाया। यही वजह थी कि प्रदेश अध्यक्ष को अपने विरोधियों के विरोध का सामना करना पड़ा। नए प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदयभान ने जिम्मेदारी मिलते ही संगठन के गठन को अपनी प्राथमिकता में शामिल कर लिया था। सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने इस दिशा में धरातल पर जमकर काम किया। पीसीसी डेलीगेट्स और जिला अध्यक्ष बनाने में कुमारी शैलजा, रणदीप सिंह सुरजेवाला, किरण चौधरी और कैप्टन अजय यादव की पसंद का भी ख्याल रखने की जानकारियां मिली। लेकिन बताया जाता है कि किरण चौधरी संगठन में अपने समर्थकों की हिस्सेदारी से संतुष्ट नहीं है। खैर, क्या सही है और क्या अफवाह, इस पर तो आने वाला वक्त ही मुहर लगाएगा। मगर इतना तो तय है कि अब राजनीतिक काउंटडाउन शुरू हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। और जो पैनल जुड़ा है मेरे साथ, उसका परिचय आप जान लीजिए। हमारे साथ प्रोफेसर विधु रावल हैं, आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। ननिल हुड्डा साहब हैं जो कि जेजेपी की तरफ से अपना पक्ष रखेंगे। जोगेंद्र मौर्य साहब हैं, आप कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। रजत पंजेटा जी हैं, इंडियन नेशनल लोकदल के प्रवक्ता हैं। और बतौर राजनीतिक विश्लेषक सुशील यादव जी हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का हरियाणा न्यूज पर। हुड्डा साहब, शुरुआत आपसे। चौटाला साहब कह रहे थे दिग्विजय जी के पार्टी से निष्कासित हो गए थे, अब चाहे कहीं पर जाए हमें फर्क नहीं पड़ता। एक ही तो निष्कासित थे सर, एक ही को तो निकाला गया था। तकरीबन 225 के आसपास तो ऐसा है जेजेपी का कुनबा जो टूटकर आज भारतीय जनता पार्टी के अंदर गया है। इसे सामान्य नॉर्मल चीज मानेंगे आप केवल? देखिए, बात सामान्य या नॉर्मल की नहीं है। हमारे पार्टी के प्रधान महासचिव आदरणीय दिग्विजय चौटाला जी ने बिल्कुल साफ स्पष्ट शब्दों में ये क्लियर किया कि उनकी इररिस्पॉन्सिबिलिटी और निष्क्रियता की वजह से 1 तारीख को उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था। अब निष्कासित व्यक्ति अगर किसी और पार्टी में जाना चाहे, किसी और संगठन में जाना चाहे तो वो स्वतंत्र है। और ऐसे निष्क्रिय व्यक्ति के साथ अगर कोई 100, 150, 200 लोग जोड़ के और उनको ये बताए कि ये पार्टी के कार्यकर्ता हैं, ये पार्टी के पदाधिकारी हैं, तो आप खुद अनुमान लगा सकते हैं कि जिसको पार्टी ने निकाल दिया है उसके साथ कैसे कार्यकर्ता या कैसे पदाधिकारी गए होंगे। तो यही अपना एक वो ग्रुप बना के और 150 लोगों की फोटो खिंचवा के और ये दिखा देंगे जी जेजेपी से पदाधिकारी टूट गए, तो ये गलत है। जेजेपी मजबूती के साथ अपने नेता आदरणीय दुष्यंत चौटाला जी के साथ खड़ी है। एक एक कार्यकर्ता, एक एक पदाधिकारी दुष्यंत जी की सोच को और गठबंधन की सरकार को मजबूती देने में अग्रसर है। ठीक है विधु रावल जी, अगर निष्कासित हैं वो उधर से और निष्क्रियता उनकी निष्कासन का कारण है, तो फिर भारतीय जनता पार्टी में आने से क्या आपको लगता है कि लाभ होगा, फायदा पहुंचेगा? देखिए, मैं इस ज्यादा चर्चा में नहीं जाना चाहता। इसलिए भी नहीं जाना चाहता क्योंकि निष्कासित, मैंने आज तक कोई ऐसा व्यक्ति निष्कासित नहीं देखा जिसकी निष्कासन की प्रक्रिया तो की गई हो लेकिन उसको गुप्त रखा गया हो, चोरी से रखा गया हो। मुझे नहीं पता, हो सकता है अलग अलग दलों का अलग अलग स्वरूप रहता है, अलग अलग नियमावली रहती है, कार्यशैलियां रहती हैं। हो सकता है कि इस प्रकार से भी हुआ हो, लेकिन ये भी मैंने आज तक नहीं सुना कि कोई सक्रिय नहीं है तो उसको निष्कासित किया जाए। मैं जितना जानता हूं कि राजनीतिक पार्टियों में दरवाजे जो है अमूमन खुले रहते हैं।
बंद नहीं होते हैं कार्यकर्ताओं को इस प्रकार से, चाहे सक्रिय हैं चाहे नहीं कहा जाएगा, फिर भी कोई कारण रहा होगा, किसी कारण से अगर इस प्रकार से बात कह रहे हैं। दिग्विजय जी एक वरिष्ठ नेता है, सीनियर नेता है, क्यों ऐसा उन्होंने कहा मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसा कोई पब्लिक डोमेन में आज से पहले किसी नेता का बयान नहीं आया। राहुल साहब, भाजपा एक बड़ी पार्टी है, चिट्ठी बड़ी पार्टी है, आज ये बात कहना, चिंतकों की पार्टी है, हर छोटी बड़ी मूवमेंट के पीछे बहुत गहरा चिंतन मंथन होता है आप लोगों का। क्या इस बात को लेकर किसी तरह मतलब कंप्लीट सहमति बनी होगी कि इतनी बड़ी तादाद में अगर अपने साझे दल के लोग भाजपा को ज्वाइन करेंगे तो कहीं नाराजगी तो ना हो जाए? इस कॉन्सिक्वेंस को भी आप लेकर तो चले होंगे साइड बाय साइड? नहीं, नाराजगी किस बात की होगी? देखिए, मेरी बात समझने का प्रयास कीजिए। मैं दोपहर को भी आपकी इसी तरह की डिबेट में था और मैंने वहां पर भी ये बात कही थी कि राजनीति बड़े दिल से की जाती है और बड़े दिल से बड़े दल बनते हैं। किसी व्यक्ति का अगर विचारधारा जो है, अगर राष्ट्रवाद की तरफ उसका झुकाव हुआ है, और राष्ट्रवाद का एकमात्र प्राय आज भारतीय राजनीति में भारतीय जनता पार्टी है, किसी का ये मन है, और आपके टीवी पर माफी चाहूंगा, आपके चैनल पर आपके संवाददाता उस समय जो थे उन्होंने बात भी करवाई थी, और आपके चैनल पर जो है खुद आकर महेश चौहान जी ने कहा था कि मैं किसी लालच में नहीं आ रहा हूं, किसी प्रकार के कोई शर्त लगाकर नहीं आ रहा हूं, मुझे राष्ट्रवाद की विचारधारा के साथ जुड़ना है इसलिए आ रहा हूं, और मेरी कोई अपनी पुरानी पार्टी के साथ भी कोई हार्ड फीलिंग्स नहीं है। वो पार्टी भी अच्छी थी, उसके नेता भी अच्छे थे, बस ये अब तक मैंने हो सकता है कि अपने लिए कार्य किया हो, अपनी पार्टी के नेताओं के लिए कार्य किया हो, अब मैं देश के लिए कार्य करना चाहता हूं, और भारतीय जनता पार्टी वो माध्यम है जिस माध्यम से देश के लिए कार्य करना सहज है। ऐसा इतने बात उन्होंने खुद कही थी। देखिए, हो सकता है कि किसी कारण से कोई मन में दुख रहा होगा किसी नेता का, लेकिन दिग्विजय जी, दुष्यंत जी हमारे बहुत नजदीक हैं, हम उनके साथ बैठकर भी चर्चा करते रहते हैं। हमारी पार्टी से भी कुछ लोग उनके साथ, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई बात नहीं है। और ये तो विचारधारा की बात है, कोई किसी प्रकार का इफेक्ट तो केवल ये है कि जो राष्ट्रवाद की बयार भारतीय जनता पार्टी लिए घूम रही है, उस बयार को और मजबूती मिलेगी, वो रथ और तेजी से बढ़ेगा, और उसका जन में जिस प्रकार से प्रचार और प्रसार हो रहा है वो और तेजी से बढ़ेगा। ये तो अच्छी बात है। हमारा तो मूल विचार क्या है, अपने संगठन के साथ साथ दूसरे संगठनों में भी अगर राष्ट्रवाद के बयार आते हैं तो उसका भी स्वागत है। इन सभी संगठनों में अगर आज लोग राष्ट्र की चर्चा करते हैं तो कांग्रेस जैसे संगठन में भी, इंडियन नेशनल लोकदल में भी अगर कोई राष्ट्रवाद की चर्चा करता है तो उसका भी स्वागत करते हैं। हम तो परम्बे भवन ने तुम्हें तत्स्वराष्ट्रम समर्था भवत्वा शिशाते वृषम की महान परंपरा से, उस परंपरा में पले बड़े लोग हैं। हम समाज के अंदर संगठन नहीं खड़े करते, समाज का संगठन करते हैं, और भारतीय जनता पार्टी केवल एक माध्यम है। भारतीय जनता पार्टी से भी बेहतर कोई राष्ट्र का कार्य कर रहा है, उसका भी स्वागत है। ठीक है सर, उसका ज्यादा स्वागत है। जो ज्यादा काम करेगा, राष्ट्र के लिए काम करेगा, उसका ज्यादा स्वागत। जोगेंद्र मौर्य साहब, बतौर सबसे बड़ा विपक्षी दल कांग्रेस पार्टी कैसे देखती है इतनी बड़ी तादाद में जेजेपी से भाजपा में आए हुए लोगों को? देखिए, जब वो गठबंधन में काम करती है सर, और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगते रहे हैं, जहां भी जिन दलों के साथ गठबंधन किया है उनको खाने का काम किया है भारतीय जनता पार्टी ने, वो खत्म करने का काम किया है। और ये कहीं न कहीं जज्बा को, हालांकि ये दोनों दलों का विषय है, ये कभी नहीं होता। ना तो किसी कोई एक दल को ये कहे कि ये पर्याय बन चुका है, कि राष्ट्रवाद का पर्याय बन चुका है, या राष्ट्रवाद का सर्टिफिकेट वही देंगे। जब दोनों गठबंधन में सरकार चला रहे हैं तो इसका मतलब ये तो सीधा सीधा एक आरोप की तरह हो गया कि कहीं ये कहना कि मतलब अगर वहां रहते तो राष्ट्र की सेवा नहीं करते, अगर जजपा में रहते तो राष्ट्र क्या वो राष्ट्रवादी, वो राष्ट्रवादी नहीं है। मतलब ये इस प्रकार से कहीं न कहीं, हाँ, दोनों गठबंधन में सरकार चला रहे हैं, दोनों की राजनीतिक मजबूरियां हैं, समाज के अंदर एक राजनीतिक मजबूरी को अपने पर्दे पे ढका जाता है। अब दिग्विजय चौटाला जी का बयान सुना, उन्होंने कहा निष्कासित है, ये कह रहे हैं कि निष्कासित नहीं है। वो कह रहे हैं, दिग्विजय चौटाला जी ने कहा है कि जो है एक व्यक्ति के साथ 100-150 व्यक्तियों ने फोटो खिंचवा लिए तो उससे ये कहते हैं कि बड़ा खंबा 250 के करीब जो है वहां से क्या है। दिग्विजय चौटाला जी ने एक बात और कही है कि किसी निष्कासित व्यक्ति को ये कहना कि वो जज्बा से टूटकर भाजपा में आया है, यह एक मतलब झूठी बात है। तो एक तरीके से कहीं न कहीं मतलब ये आरोप ही है, और इसमें कहीं न कहीं ये तो हम देख पाते हैं कि देखो, कई बार मजबूरी में साथ चलना अलग बात होता है, लेकिन इसके अंदर ये तो साबित होता है कि कहीं न कहीं दोनों पार्टियों में गठजोड़ में वो स्थिति नहीं है, कहीं न कहीं मनभेद की स्थिति जरूर है, जिसके कारण ऐसा हुआ है, नहीं तो ऐसा करवाया नहीं जाता। मन में कोई स्थिति जरूर है।
ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैं एक कमेंट ले लेता हूँ, फिर आऊंगा मैं डिबेट पर। मैं रजत जी के पास आ रहा हूँ। रजत जी, रखिए अपनी बात। जी, देखिए, ऐसा कह देना अपने कार्यकर्ताओं के बारे में, इसी से ये दर्शाता है कि आज जजपा की हालत क्या होगी। कार्यकर्ता चाहे 1 हो, चाहे 250 हो, चाहे आपका कार्यकर्ता नाराज है, अगर आप उसको ये कह दो कि हमारा तो वो कार्यकर्ता ही नहीं था, तो ये भी गलत होगा कहना। मुझे कोई ऐसी कोई अखबार की कोई अभी तक अखबारों में तो आया नहीं है कि ये महेश चौहान जी का जो निष्कासन है, अगर ऑफिशियली आप किसी को ऐसे बाहर करते तो वो न्यूज़पेपर की सुर्खियां जरूर बनती हैं। अगर आपने छुपा के रखा तो इसका मतलब आपने उसको आज ही प्रिंट आउट किया होगा, अंडरलाइन करके मार्कर से आपने मीडिया के सामने रख दिया। 1 तारीख का नोटिस बताया गया उसे, जो दिग्विजय जी ने लेटर दिखाया मीडिया के सामने। तो लेटर पे तो डेट कोई भी डाल देगा 1 तारीख की, अभी आज डाल के निकाल देते हैं, आपको पता है सारा कुछ हो जाता है। तो आना चाहिए था ना पब्लिक डोमेन के अंदर। अब हम कैसे विश्वास करें कि वो असली है नकली है? तो लेकिन अपने कार्यकर्ताओं के लिए इतना ऐसे शब्द इस्तेमाल करने, निष्क्रिय थे वो, ये क्या मतलब है निष्क्रिय का? आपका कार्यकर्ता, आप कोशिश करें उसको बनाने की। धीरे धीरे आपने सारे के सारे, पहले तो आपने अपनी पार्टी के अंदर ही भीतरघात किया, अब आपने एक वो पुल बना दिया, उसके जरिए भाजपा में लोगों को ज्वाइनिंग करा रहे हो। एक दिन तो इनका खुद का ही विलय हो जाएगा थोड़े दिनों के अंदर, मुझे नहीं लगता है ज्यादा 2-4 महीने की बात है इनकी। दूसरा, भाजपा ये जो मैंडेट है ना, हरियाणा की जनता ने मैंडेट भाजपा के खिलाफ दिया था। इन्होंने वोट भी दिन रात बीजेपी को कोस के ही मांगे थे हरियाणा की जनता से। पहली बात तो इनका गठबंधन ही लॉजिकल नहीं है, वो बनता नहीं। दूसरे, अब एक भाजपा के प्रवक्ता बैठे हैं, वो राष्ट्रवाद का ही सबको सर्टिफिकेट बांटने में लगे हुए हैं। अरे हम थोड़ी ना, हमें भाजपा को थोड़ी ना प्रूव करना है कि आप ही सारे ठेकेदार बन गए राष्ट्रवाद का। तो ये क्या हर एक नागरिक है उसके मन में राष्ट्रीय प्रेम की भावना है? ये तो कोई बात ही नहीं बनती। दूसरा, इनका तो सिलसिला भाजपा, ये जजपा वालों का तो बहुत पहले से चला गया है। हमने निकाय चुनाव में भी देखा कैसे बीजेपी ज्वाइनिंग हुई थी। पटौदी में अभी इनके बहुत सारे कार्यकर्ता अभी पीछे छोड़ के गए हैं। और हाल ही में तो जैसे अभी जो हालात बने हुए हैं ना, इक्का दुक्का चाहे रामकुमार गौतम जी को क्या वो संज्ञा देते हैं, किस नाम से बुलाते हैं डिप्टी सीएम को, वो तो रामकुमार गौतम जी बेहतर जानते हैं, पूरा हरियाणा जानता है। और उसके बाद ऐसा कौन सा 1 या 2 एमएलए को छोड़ के आज जजपा का हर एमएलए अंदर से भाजपा के अंदर ही उसका एक विलय ही समझो। भाजपा जजपा है ही नहीं, वो चाहता ही, कौन चाहता है जजपा की टिकट? सारे के सारे इनके एमएलए जो हैं वो इनसे नाराज है, 1-2 को छोड़ के। हाँ, तो ऐसा अगर ये जजपा जो इनके साथ हुआ, ये तो मुझे लगता है आने वाले धीरे थोड़े समय में आपको सुनने को मिलेगा, तो पार्टी लुप्त हो जाएगी हरियाणा के। ठीक है, मैं हुड्डा साहब से जवाब लूंगा आपके सवालों का, लेकिन एक रिएक्शन सबसे पहले मैं सुशील जी का ले लेता हूं। सुशील जी, सारी प्रक्रियाएं आज घटी, लेकिन दोनों ही पार्टी की तरफ से किसी भी बड़े नेता ने दूसरी पार्टी पर किसी तरह की कोई टीका टिप्पणी आरोप नहीं किया। मतलब बड़े बैलेंसिंग वे में सारी चीज को लेकर आगे बढ़ रहे हैं दोनों ही दल। आरोप प्रत्यारोप इन दोनों पार्टियों ने इसलिए आपस में नहीं किया क्योंकि दोनों राज्य के साझेदार हैं, दोनों आज ज्वाइंट वेंचर के अंदर अपनी सरकार चलाने लग रहे हैं। दूसरा, जो चिट्ठी की बात ये लोग कर रहे हैं, दिग्विजय जी ने कहा कि हमने निष्कासन कर दिया था 1 तारीख को। वो आजकल क्षेत्रीय पार्टियां प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह होती हैं, परिवार चलाता है। चिट्ठियां तो डायरी नंबर तो कोई होता नहीं, सरकारी की भी डायरी करना पड़ता है, तो तारीख डल नहीं सकती। तारीख आप एडवांस की डाल लो चाहे बैकडेट की डाल लो, वो आपके हाथ में होता है। तो जैसा संभावना है कि बैकडेट में प्रिंट कर दी जाए चिट्ठी, हो जाता है, कोई बड़ा इशू नहीं है। ठीक है। दूसरा, क्योंकि किसी अखबार में किसी मीडिया प्लेटफॉर्म पे पहले आया होता, ये दुष्यंत जी के सहायक भी रहे हैं, 2.5 साल में आपको पता चला कि ये निष्क्रिय। अगर आपकी इस तरह की कोई पॉलिसी थी किसी को निष्कासित करने की, अगर पार्टी संविधान में इस तरह का आपने कानून बनाया हुआ था, तो आप उसको 2.5 साल क्या प्रतीक्षा कर रहे थे? आप 2.5 महीने बाद निष्क्रियता देख के आप कर देते। ठीक है, अब आज ज्वाइन कर लिया तो आपने 1 तारीख का ये बोल दिया। दूसरा, केशव जी, मेरा ये मानना है कि ये अवसरवादी लोग होते हैं जो राजनीतिक पार्टियां एक छोड़ के दूसरे में जाते हैं। ठीक है, ये अगर इनसे भाजपा से बेहतर अवसर कहीं और मिलेगा तो ये वहां चले जाएंगे। तीसरा, भाजपा का तो मिशन कमल में इनका मेन एजेंडा यही लेके चलते हैं कि हमें पार्टियां छोड़नी है, क्षेत्रीय दल हो राष्ट्रीय दल हो, इनके नेताओं को तोड़ तोड़ के लाना। जैसा पीछे अभी 2 दिन पहले गोवा में इन्होंने कांग्रेस के विधायक तोड़े हैं, हरियाणा में ये कर दिया। इनका सहायक दल है जेजेपी, इसलिए इन्होंने थोड़ी सी संवेदना रखते हुए हृदय में जेजेपी के लिए अभी कार्यकर्ता तोड़े, जिनको आगाह किया कि हम एमएलए भी तोड़ेंगे। लेकिन सुशील जी, एक पहलू और भी है ना इस सिक्के का, अगर राजनीतिक दल ये सोचकर चले, ये देखकर चले भाई जबरदस्ती ब्लैकमेल कर गले पे छुरी लग कर तो कोई किसी को लेकर नहीं आ रहा है। अब कोई आ रहा है, ठीक है, विधु जी उसका कारण कुछ और दर्शा रहे हैं
किसी को नाराजगी हो सकती है, किसी को असहमति हो सकती है उस बात से, लेकिन रुझान जो है लोगों का वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ बढ़ रहा है। अब आप उसे अवसरवादी भले ही कहिए, राजनीति में अवसरवादी कौन नहीं है? अवसरवादी राजनीति में सब हैं, पर सारी पार्टियों में अवसरवादी हैं, पर कुछ लोग होते हैं वो अवसरवादी, ठीक है। कुछ लोग अवसरवादी होते हैं जो सिर्फ अवसर देख के चलते हैं, जो कि पहले हमारी भूतपूर्व कुछ मुख्यमंत्री ने संज्ञा भी दी थी, राव वीरेंद्र ने, कि आया लाल गया लाल हो गए जो, ठीक है। दिन में लोग 5-5 पार्टियां बदलते थे, वो उस वजह से अवसरवादी लोग होते हैं कि सरकार यहाँ बनी तो यहाँ चले जाओ। एंटी डिफेक्शन लॉ अगर नहीं आया होता तो आप देखते विधायक रोज पार्टियां बदलते, मंत्री बना दिया, ठीक है, नहीं बनाया। मतलब गठबंधन के ऊपर क्या कोई खतरा देख रहे हैं सुशील जी? आज पूर्णतः खतरा मानता हूँ इसको। आप 1 महीने के अंदर देखना, इनके विधायक भी जाएंगे छोड़ के। भाजपा का कमल मिशन कमल है ही यही। चलिए ठीक है, मैं अब जवाब लेता हूं, डिबेट पर आता हूं, और सबसे ज्यादा सवाल हुड्डा साहब आप ही के पास इकट्ठे हो रहे हैं। आपने नोट डाउन भी किया उन सवालों को, लेकिन मैं 3 पहले पॉइंट दोहरा देता हूं। मैं चाहूंगा पहले आप उनके ऊपर जवाब दीजिएगा, फिर अपने बाकी सवालों के ऊपर आप आइएगा। रजत जी का आपसे सवाल था कि विधायक भी नाराज हैं और कुछ दिनों के महीनों के अंदर जेजेपी खुद विलय हो जाएगी भारतीय जनता पार्टी के अंदर। सुशील जी ने भी सवाल यही किया कि अगर निष्क्रियता की कोई पॉलिसी पार्टी संविधान के अंदर है तो वो मुहूर्त किस बात का इंतजार किया जा रहा था? पहले ही निकाल दिया होता, पहले ही सार्वजनिक कर दिया होता इस बात को। मैं आपसे 2 मिनट चाहूंगा आप ये सारी बातों के जवाब देने में। जी जी। सबसे पहले तो आप देखिए, ऑपोजिशन खास करके कांग्रेस बिना सिर पैर के जो मुद्दे होते हैं उनको उठा के ये दर्शाना चाहता है कि गठबंधन बड़ा कमजोर हो रहा है, टूट रहा है, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। भाजपा के भी हमारे सहयोगी प्रवक्ता ने बताया कि पॉलिटिक्स हमेशा बड़ा दिल रख के करी जाती है और जननायक जनता पार्टी इसको भली भांति समझती है। जहां तक बात है निष्क्रियता की, तो निष्क्रियता के चलते कई पदाधिकारियों को रिलीव करा जाता है, ना कोई कार्यकर्ताओं का इसमें मान सम्मान टूटता है, ताकि जो बेहतर लोग जो परफॉर्म कर रहे हैं वो उनकी जगह ले सके और पार्टी को सुचारू रूप से आगे चला सके। अब अगर रिलीव होने के बाद कोई व्यक्ति ये चाहता है कि मैं बेहतर कोई और दूसरे संगठन में अपनी सेवाएं दे सकता हूं, तो ये व्यक्ति विशेष का अपना निर्णय है, वो जाने के लिए स्वतंत्र है। मैं उदाहरण दूंगा, पिछले 1-1.5 साल के समय में बहुत से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी जननायक जनता पार्टी ज्वाइन करी, दुष्यंत जी के नेतृत्व में अपनी आस्था जताई और ये बातें कही गई कि एक बड़ा ही एक प्रोग्रेसिव यंग लीडरशिप है जो वो दुष्यंत जी के नेतृत्व में देखते हैं और बड़े ही एक एक्सेसिबल नेता हैं। तो ये सारी बातें भी आती हैं, तो उनका भी जननायक जनता पार्टी ने सम्मान करा। आज कई लोग बड़ा अच्छा काम भी कर रहे हैं। अब एक ये बात आप कह रहे हैं कि दोनों पार्टियों के बीच किसी तरह की कोई नाराजगी या मनमुटाव नहीं है, अगर एक का दूसरी पार्टी में जाता है या दूसरी का एक पार्टी में आता है? कोई ठीक। हाँ, ये हुआ है। बीजेपी से भी जेजेपी में कई कार्यकर्ता साथी आए हैं, कई जो आज अब पदाधिकारी भी हैं पार्टी में। तो और फिर उसके बाद ये बात रखी गई कि जेजेपी के विधायक नाराज हैं, ये प्रवक्ता कांग्रेस के बता रहे थे। तो ये उन विधायकों ने क्या कांग्रेस प्रवक्ता को आके बताया कि वो नाराज चल रहे हैं या किसको बताया? क्योंकि पार्टी प्लेटफॉर्म पे तो कोई ऐसी बात रखी नहीं गई। हमारी पार्टी की रैलियां होती हैं, प्रोग्राम होते हैं, सभी विधायक आते हैं, पूरे मान सम्मान के साथ मंच पे भी होते हैं, अपनी बात भी रखते हैं और ये एक हमारी पार्टी का बड़ा एक डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर है जिसमें हर व्यक्ति को अपनी बात रखने का पूरा मौका दिया जाता है और वो बात रखते भी हैं। दूसरा, हमारे एनएलओ के प्रवक्ता ने बताया कि जो वोट दिया गया था, और ये बड़ी चर्चा चलती है कि वोट जो दिया गया चुनाव के अंदर वो भाजपा के खिलाफ दिया गया। तो मैं इनसे सवाल पूछना चाहूंगा कि अगर वोट भाजपा के खिलाफ था तो एनएलओ के खिलाफ भी तो था, कांग्रेस के खिलाफ भी तो था, बाकी अन्य जितनी पार्टियां थी उनके खिलाफ भी तो था। वो वोट सबके खिलाफ जननायक जनता पार्टी का वोट था, दुष्यंत जी के नेतृत्व को स्वीकार करने का वोट था और हरियाणा के अंदर एक प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स आए उसका वोट था। चुनाव के बाद जनता के सेंटीमेंट्स को, कार्यकर्ताओं के सेंटीमेंट्स को, पदाधिकारियों के सेंटीमेंट्स को मद्देनजर रखते हुए जो एक नेचुरल अलायंस फॉर्म हुआ वो बीजेपी के साथ फॉर्म हुआ। हम पहले भी बीजेपी के सहयोगी रहे हैं पुरानी उसमें, और आज भी एक अगर नेचुरल इंक्लिनेशन वो बना सारे पदाधिकारियों का, तो वो डिसीजन ये रहा कि बीजेपी के साथ एक बेहतर सरकार बनाई जा सकती है जहां पर हम लोग इन सिंक्रोनाइजेशन काम कर सकते हैं और ऐसा हो भी रहा है। जो मजबूती, जो हमारी जो गठबंधन सरकार जो पूरे मजबूत और पुरजोर तरीके से चल रही है। तो ये जो बेसलेस एलिगेशंस हैं कांग्रेस के द्वारा जो लगाए जाते हैं, आज ये बात करते हैं जेजेपी संगठन की, बीजेपी संगठन की और हर पार्टी के संगठन की। आज 9 साल हो गए अपना संगठन हरियाणा में बना नहीं पा रहे हैं। टॉप टू बॉटम
लीडरशिप के ऊपर जो कॉम्पिटेंसी के इश्यूज हैं वो राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेके और ब्लॉक अध्यक्ष तक लगे हुए हैं। 3 प्रदेश अध्यक्ष चेंज हो गए, आज तक संगठन की कोई भी कार्यकारिणी की लिस्ट हाईकमांड तक नहीं पहुंची। और आज ये कहते हैं कि अभी इनका ये बताया गया कि भी एक कार्यकारिणी की लिस्ट इन्होंने हाल फिलहाल में अपने हाईकमांड को भेजी है जिसके ऊपर सहमति बन रही है। और अभी 3 दिन पहले मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था कि इन्हीं के वरिष्ठ नेता कुमारी शैलजा जी, किरण चौधरी जी, रणदीप सुरजेवाला जी, इन्होंने नाराजगी व्यक्त करी है कि जिन लोगों को इस लिस्ट में इंक्लूड करा गया है उनकी ना तो धरातल पे कोई पकड़ है, ना कांग्रेस में कहीं दिखे हैं, ना मीटिंग्स में कहीं दिखे हैं और ना ही कभी पार्टी में एक्टिव रहे हैं। तो ये तो हाल है कांग्रेस का। ये बात कर रहे हैं कि कार्यकर्ताओं को मान सम्मान, गुलाम नबी आजाद साहब का मान सम्मान कहां गया, जितिन प्रसाद जी का मान सम्मान कहां गया, आरपीएन सिंह जी का मान सम्मान कहां गया, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का मान सम्मान कहां गया। तो ठीक है, मैं जवाब आप अपनी पार्टी के अंदर अपने इतने पुराने नेताओं को रोकने में असमर्थ हैं और एलिगेशन लगाते हैं दूसरी पार्टियों के ऊपर संगठन का। तो हमारा संगठन तो आज हरियाणा में कांग्रेस से तो कहीं ज्यादा ऊपर कह रहे थे बीच में, फिर विदु जी के पास आऊंगा, फिर सवालों का जवाब लूंगा जोगेंद्र मौर्य साहब से और कांग्रेस की तरफ फिर डिबेट को आगे लेकर चलेंगे जो मेरा आज का विषय भी है दूसरे वाला। रजत जी रखिए अपनी बात। देखिए, मुझे लगता है हुड्डा साहब को थोड़ा समझ नहीं आया, या तो पार्टी की, जेजेपी की क्या इलेक्शन से पहले विचारधारा थी। दिन रात बीजेपी को कोस के सूदी छिपकली मच्छर जड़े खाया करे, पता नहीं क्या क्या बोल बोल के इनको जो भी वोट मिला, पहले तो इन्होंने अपनी पार्टी के साथ भीतरघात करके सीधा सीधा कांग्रेस को फायदा पहुंचाने का काम किया। इनको ये लगा कि 40-50 सीट आ जाएंगी पार्टी के अंदर भीतरघात करके, और इन्होंने खुद जो वोट शेयर था इनको लगा इनके पास 40-50 आएंगी, खुद ये 10 पे सिमट के रह गए। वोट इन्होंने मांगा था भाजपा के खिलाफ, सरकार के खिलाफ वोट मांगा था। बहुत सी सोशल मीडिया के ऊपर वीडियो क्लिप्स हैं, इंटरनेट पे, यूट्यूब पे जाके देख लेना। इलेक्शन से पहले दुष्यंत चौटाला, दिग्विजय चौटाला सरकार को दिन रात कोसते थे, मोदी न्यूज है, मोदी न्यूज है कह मुझे यहाँ रिपीट करने की जरूरत नहीं है, वो सोशल मीडिया पे मिल जाएगा। इसे कहते हैं सरकार के खिलाफ मैंडेट आपको मिला है, लेकिन आपने जिस पार्टी के खिलाफ वोट मांगे उसी के साथ जाके स्वार्थ के लिए अपने उसी के साथ आपने गठबंधन कर लिया। ठीक है, ये मैं कहना चाहता हूँ आपको। दूसरा, हाँ, अब आते हैं कांग्रेस के ऊपर। कांग्रेस के ऊपर निश्चित तौर पे जो भूपेंद्र हुड्डा है वो किसी को भी साथ लेके चलने में सक्षम नहीं है। हाल ही में देखा, किरण चौधरी जी अपनी अलग यात्रा कर रही थी, शैलजा जी को उन्होंने पार्टी से निकलवा दिया, अशोक तंवर जी को उन्होंने पार्टी से निकलवा दिया, बड़ी बड़ी टॉप लीडरशिप तक, कपिल सिब्बल जी तक पार्टी छोड़ चुके हैं। तो कांग्रेस भी यहाँ कुछ बोलने की स्थिति में नहीं है कि कांग्रेस का अगर संगठन की बात करती है या औरों के ऊपर सवाल या निशान उठाती है, क्योंकि उसके ऊपर एक वजह है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा सीधा सीधा भाजपा की बी टीम के रूप में काम कर रहे हैं, भाजपा के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। अपना तो लड़का उन्होंने राज्यसभा में भाजपा के साथ सेटिंग करके पहुंचवा दिया। ठीक है, किस तरह उन्होंने अपना वोट भी नहीं डाला था जब आर के आनंद जी वाला राज्यसभा का चुनाव था। ठीक है, इस राज्यसभा के चुनाव में भी क्या कांड हुआ सबने देखा है। तो और इलाहाबाद में कैसे उन्होंने अपना सारा का सारा वोट ट्रांसफर कराया बीजेपी को, कांग्रेस का। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो अब रजत जी इन बातों पे आए तो समर्थन तो आपने भी दिया है। नहीं, हमने तो एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को समर्थन दिया। सर, वो ऐसा है, आप उसे किसी भी तरह ढक सकते हैं, लेकिन वो है क्या बिहाइंड द कर्टेन सर जानते हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा, हमने तो एक इंडिपेंडेंट को दिया, कांग्रेस को थोड़ी ना करते। एक मिनट, आप बीच में मत बोलिए। ठीक है मौर्य साहब, ठीक है, अरे सुन लीजिए, मौर्य साहब आ रहा हूँ, मौका दूंगा। मौर्य साहब बड़ी स्मूथ चल रही है, आ रहा हूँ मैं, आ रहा हूँ। अरे जिस तरीके से आपने कांग्रेस ने, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने राजनीतिक षड्यंत्र के जरिए हमें 10 साल जेल कराने का काम किया, हमारे ऊपर ईडी के केसेस किए, क्या हम उसकी कांग्रेस की मदद करते? अजीब बात करते हो। एब्सेंट हो जाते हैं, आरोप तो नहीं लगता कम से कम। देखिए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा G23 का नेता है। अब G23 वाले कोई नहीं चाहते कि गांधी परिवार से कोई भी अध्यक्ष बने। G23 वाले चाहते हैं गैर गांधी अध्यक्ष बने। इन्होंने तो कांग्रेस को कमजोर कर रखा है हरियाणा के अंदर। कोई नेता बता दो कांग्रेस का जो इससे खुश हो। ऐसी इन्होंने कार्यकारिणी बनाई है, इससे सारे नेता नाराज है। इनके अंदर
जो अपने कांग्रेस को लेके साथ नहीं चल सकता, वो हरियाणा का नेतृत्व में क्या करेगा भूपेश चंद्र हुड्डा? ठीक है, मैं जवाब लूंगा उनसे। विदु जी के पास में आ रहा हूँ। छोटी सी कमेंट, मौन साहब, मैं आपकी थोड़ी ऑडियो तब तक ठीक करा देता हूँ। मुझे लगता है कि थोड़ा सा ऑडियो में इंटरप्शन है आपके साथ, तब तक मैं विदु जी से जवाब ले रहा हूँ। विदु जी, देखिए, किसी के बीच में नहीं बोलना चाहिए, सबको अपने अपने मौके पर बोलना चाहिए। सभी की बात समझ आती है, सभी की बात सुनने का दर्शकों को अधिकार है। मैं कांग्रेस की बात पर आऊंगा जरूर, निश्चित तौर पर, जब आप सवाल पूछेंगे। लेकिन अभी इंडियन नेशनल लोकदल के जो प्रवक्ता साहब थे, जो समझदारी का सर्टिफिकेट बांटते फिर रहे थे सभी को, वो मैंडेट की बात कर रहे थे। तो मैंडेट की बात तो ये है कि इंडियन नेशनल लोकदल के तो विरुद्ध है मैंडेट। खुद भाई साहब फिर बीच में बोल रहे हैं, अरे साहब रुक जाइए आपने, अच्छा चलो, अच्छा किया नहीं बांटा, तो नहीं बांटना चाहिए, अपने पास रखना चाहिए। चलिए, मैंडेट की तो बात की थी ना। अब मैंडेट की जहां तक बात है, तो इंडियन नेशनल लोकदल के खुद के कार्यकर्ताओं ने मैंडेट इनसे छीन लिया था। देखिए किस प्रकार से दुष्यंत चौटाला जी ने जब अपनी पार्टी बनाई थी, तो निशान, नाम, सब प्रकार का जो सामान था वो इंडियन नेशनल लोकदल पर छोड़ आए थे, लेकिन उसको भी नहीं संभाल पाए। 20% वोट से घटाकर किस प्रकार जो है सिंगल डिजिट में ले आए, और 18-19 विधायक, 19-19 विधायकों से किस प्रकार एक विधायक पर ले आए। मैंडेट तो इनके ठीक विरुद्ध था। और अगर ताजे मैंडेट की बात कर रही हो, तो अभी इनके जो पार्टी के जो नेता, जो कार्यकारी नेता हैं, बड़े नेता हैं, वो छाती पर हाथ मारकर इस्तीफा देकर गए थे। जब इस्तीफा देने से पहले जो चुनाव जीते थे, उसमें लगभग 15,000 वोट से जीते थे। अभी छाती पर हाथ मारकर गए थे, पूरे परे के दोस्तों को पकड़ के लाए थे, इलाहाबाद में जबरदस्त प्रचार करवाया था। कांग्रेस की जमानत जब वोट से जीते हैं, खुद के जो नेता थे, जो 15,000 वोट से बीच में हमारी वोटों का मार्जिन बढ़ा है। विदु रावल जी, हमारी वोटों का मार्जिन बढ़ा है। हमारी वोटें पिछली बार कितनी थी? हमें ज्यादा वोट पड़ी है, इस बार में ज्यादा वोट पड़ी है। अच्छा, ये सारी पार्टियां मिल गई, स्पेसिफिकली खुला आप सारी पार्टियां कांग्रेस का वोट भी ले लिया, फिर भी नहीं लगा पाए। पिछली बार का वोट निकाल कर दो। मैं अब सबको मौका दे रहा हूं बोलने का, आज ज्यादा बोल रहे किसी टोका टाकी। हैं, इनका डिबेट निकाल कर अभी निकाल कर दो। जी बोलिए। मेरी टीम अभी इनके सामने डाटा रख देगी। पिछली बार जो है 67 वोट से जीते हैं अभी इलाहाबाद वाले चुनाव में। उससे पहले जो है ये 13-14 हजार वोट से जीते हैं। इस बात को नकार दें, हमें वोट ज्यादा पड़े इस बार होती होगी ना। अरे ज्यादा तो हमें तो 34% ज्यादा मिले। अरे 6,800 वोट ज्यादा पड़े हमें, फिर वही बात। अरे 6,800 वोट ज्यादा पड़े हमें भाई। मार्जिन की बात सुनता नहीं हो क्या? मार्जिन का नहीं पता क्या? मार्जिन का मतलब नहीं पता क्या? अरे मार्जिन का ठीक है रजत जी, आपका पॉइंट सुनो, मैं जवाब ले लेता हूँ। कमाल करते हैं, मार्जिन पे अटके हुए हैं। वोट मार्जिन का मतलब पता ही नहीं, बताओ। डिक्शनरी खोल लो, मार्जिन बीच में भैया, मार्जिन का मतलब पता है मेरे को। हमें वोट ज्यादा पड़े इस बारी। आता पता है तो चुप हो जाओ फिर। मार्जिन बताओ। अरे ठीक है सर, मैं नहीं टकरा वहां पर। अरे ठीक है, आपको 6,000 ज्यादा पड़े, आपका मार्जिन भी ज्यादा, आप जीत गए वहां पर, ठीक है। अब वो तो एनालिसिस कर रहे हैं उस बात का, कोई हारा हुआ थोड़ी ना साबित करें। एक बार सुन लेते हैं, मैं वापस आपकी बारी में आपके पास आऊंगा। मैं वापस आऊंगा आपकी बारी में आपके पास। मैं आपके सवाल का भी जवाब ले रहा हूँ। भाजपा के विरुद्ध प्रचार कर रही थी सारी पार्टियां। जो 4 लठैत बैठे थे, वो 4 लठैत इंडियन नेशनल लोकदल की भी मदद कर रहे थे, वही 4 कांग्रेस की भी मदद कर रहे थे, अटरम शटरम सब की मदद कर रहे थे। उनका एक एजेंडा था कि गांव में भाजपा के कार्यकर्ता को नहीं घुसने देना, लेकिन उस गांव से भाजपा जीत रही है। आगे बढ़िए, इस पॉइंट से आगे बढ़िए, वहां पर अटके रह जाएंगे सर, बावजूद और भी डिबेट करनी है। आगे की जहां तक बिल्कुल ठीक बात। आता हूं हुड्डा साहब। हाँ, बस आप अब एंकर का भी रोल आप करना चाहते हैं। अब एंकर का भी रोल ये करना चाहिए। बौखलाहट की एक सीमा होती है। खैर, अच्छा, मैं एक बात बताना चाहता हूं, बहुत लोग इसको बहुत ज्यादा पढ़ रहे हैं। देखिए, जब स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था, उस समय भी अलग अलग मार्गों से लोगों ने स्वतंत्रता हासिल करने का प्रयास किया था। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद, इस प्रकार के सभी जो क्रांतिकारी थे, वो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑर्गेनाइजेशन के झंडे के नीचे काम कर रहे थे। लगभग उन्हीं दिनों ही आजाद हिंद फौज जो है वो सुभाष चंद्र बोस जी ने बनाई थी। देखो, ध्येय तो एक ही है ना।
तो अगर कोई ये कहे जी किसी ने किसी की पार्टी तोड़ दी, अब ये पार्टी तोड़ना क्या होता है ये मुझे समझ नहीं आया आज तक। पार्टी क्या कोई छुरी चाकू से काटी जाती है? अरे जिसका जहां पर विचार जिससे मिलता है वो जोड़ दिया। आजकल फैशन में भारतीय जनता पार्टी है, हर कोई राष्ट्रवाद की बात करता है, भारत माता की जय को जो जिस प्रकार से ये नारा जो है आज गुंजायमान बहुत तेजी से हुआ है, एक बड़ा फैशन बना है। एक समय था ओम प्रकाश चौटाला जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद, इन्हीं नारों में केवल रैलियां खत्म हो जाया करती थी। आज जब प्रधानमंत्री मोदी जी खड़े होकर भारत माता की जय का नारा लगाते हैं केशव जी, तो मैं मानता हूं इस देश के सबसे गरीब सबसे दरिद्र के पितरों की भी जय होती है। ये केवल अपने पितरों की अपने खानदानों की जय करवाते थे, आज एक नया फैशन बना है भाई। और गरीब जनता ये वंशवादियों से तंग आ चुकी है, जो सिल्वर स्पून हमारी हर रैली में भारत माता की जय से नारा शुरू होता है। करते करते पूरा हमारी हर रैली में भारत माता की जय से नारा शुरू होता है। फिर बीच में बोलते हो, फिर बीच में बोल रहे हो। अच्छी बात, के पास आ रहा हूँ, आपने भी फैशन राष्ट्रवाद का ठीक है, आपने भी पकड़ लिया। हमारी हर रैली में भारत माता की जय से नारा शुरू होता है। मैं तो कह रहा हूँ, अच्छा सुनो, अच्छा रजत जी, केशव जी, हमारी हर रैली में शुरू होता है। अच्छा ठीक है भाई, ठीक है, आपकी बारी आएगी, आप उनको अपोज कर लीजिएगा, काउंटर कर लीजिएगा। रजत जी विदु जी कंप्लीट कीजिए, मैं आगे बढ़ रहा हूँ फिर जोगेंद्र रजत जी के पास जी, आ रहा हूं। आज तो अपना ज्यादा भूख लगे, कोई मुझे केवल दर्शन, मैं रजत जी की बात से पूरी तरह सहमत हूँ। इनकी रैलियों में भी आजकल भारत माता की जय के नारे होने लग गए, अच्छी बात है, लेकिन मैं तो खुद चाहता हूँ भाई भारतीय जनता पार्टी अंतिम हमारा, फिर वही बात, फिर बीच में बोल रहे हो। अच्छा शुरू से कर रहे हो ना, अच्छा काम कर रहे हो भाई, बधाई लो मुझसे। आप मेरे बीच में क्यों बोल रहे हो बार बार? मैं तो चाहता हूँ आप कांग्रेस पार्टी में भी अरे सर्टिफिकेट नहीं, बधाई तो ले लो, बधाई तो ले लो। बधाई दे दो, क्यों बोल रहे हो, क्यों बीच में बोल रहे हो, क्यों बधाई दे रहे हैं, सुन लीजिए, फटाफट कंप्लीट कर रहे हैं, मैं आगे बढ़ जाऊंगा। धन्यवाद। ठीक है, सुनो, ये मुझे 5 सेकंड अनइंटरप्टेड दे देंगे क्या ये मांग कर? रजत जी 5 सेकंड बोलने देंगे क्या आप मुझे? सिर्फ 5 सेकंड, 10 मिनट बोलो। मैं तो यही कह रहा हूं, मुझे हर वो दल अच्छा लगता है, बोलने दो प्लीज। आपके दल में भी अगर ये श्रेष्ठ कार्य होता है तो मैं जिस विचार से आता हूं, मेरा विचार ये कहता है कि भारतीय जनता पार्टी केवल एक साधन है। ये यहाँ पर अंत नहीं होता। अपना मिशन केवल भारत माता की जय का है। आपका दल भी कर रहा है, बहुत अच्छी बात है भाई साहब, इसको और अच्छे से करिए। मैं आपके साथ हूँ साहब, कमाल करते हैं आप तो इसमें भी बौखला गए, कमाल। इसमें भी सर्टिफिकेट की बात कहाँ से आ गई? आप अच्छा काम कर रहे हैं, उससे बधाई लीजिए। 25 तारीख को फतेहाबाद में आई है हमारे। मैं 25 को मैं एक सेकंड सर, रजत जी न्योते टीवी पर नहीं दिए जाते हैं। जिस तरह से नीतीश कुमार जी को न्योता दिया है, जिस तरह से मुलायम जी को न्योता दिया है, उस तरह से जाइए ना धनखड़ साहब के पास, आएंगे वो भी। ये कह रहे हैं ना भारत माता की जय के नारे नहीं लगते। अरे जब यहाँ वो बोल रहे हैं तो विदु रावल जी नहीं बोल रहे हैं, भाजपा यहाँ पर बोल रही है, तो आप भेजिए ना चौटाला साहब को धनखड़ जी के पास। यहाँ पर कैसे नहीं होते दे रहे हैं आप? मैं तो विदु रावल वहां पर वो तीसरे मोर्चा, वहां पर तीसरा मोर्चा कैसे बनाएंगे? अच्छा चलो चलिए ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, मैं जोगेंद्र मोर साहब के पास आ रहा हूँ। प्लीज जोगेंद्र मोर साहब रखिए अपनी बात और जवाब भी दीजिएगा उन सवालों का, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के संगठन विस्तार को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। 9 सालों में नहीं हुआ, अब होने जा रहा है, होगा तो कैसे? देखिए होगा तो कैसे नहीं, बिल्कुल जो है लिस्ट तैयार हो चुकी है। और कहीं देखो, बड़ा कांग्रेस पार्टी बड़ा परिवार है और लोकतांत्रिक पार्टी है। पार्टी में सबको अपने विचार रखने का अधिकार है और विचार नेताओं में अपने अपने वैचारिक आजादी की बात है। और जो लोग दूसरों पर आरोप लगाते हैं वो देख लें। भारतीय जनता पार्टी के तो अगर हालत आप देखेंगे, इनके पास तो ये उधार से लाला गए तो नेता जो है, आप ये देखिए कि अरविंद शर्मा रातों रात ये भारतीय जनता पार्टी जो है, एक भी पार्टी कांग्रेस में, एक भी पार्टी में नेता नहीं बचा कांग्रेस में। कांग्रेस पार्टी नेता विहीन है, नेतृत्व विहीन है। ठीक है विदु जी एक बात थोड़े ना बीच में मोर्चा साहब, मैं आ रहा हूँ सबके पास। राव इंद्रजीत की बैकग्राउंड क्या है? ठीक है, इनके जो नेता जिनको ये ला रखे हैं, जिन विचारधारा की बात कर रखे हैं, उन्होंने अगर एक व्यक्ति ने भी पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पॉलिटिकल डायरी पढ़ी हो या कुछ ज्ञान हो किसी आदमी को, चौधरी वीरेंद्र सिंह का क्या लेना देना है, इन्होंने हमने सब जोड़ तोड़ करके अवसर दिया। क्या बता रहे हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के बारे में? दूसरे के बारे में, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के बारे में क्या बोला इन्होंने? इन्होंने ये बोला है कि पंडित जी के बारे में क्या बोला इन्होंने? राहुल साहब क्या नेगेटिव नहीं बोला है, वो नेगेटिव कुछ नहीं बोल रहे हैं।
अरे मोर साहब, आप गुस्से में क्यों रहे हैं सर? कोई बात नहीं, मैं बता रहा हूं ना, मेरा काम है कोऑर्डिनेट करना। अगर आपके किसी मैसेज को वो नेगेटिव सुन रहे हैं तो मैं बताऊंगा ना उसे पॉजिटिव कैसे बोला है। उन्होंने नेगेटिव कुछ नहीं बोला रावल साहब। उन्होंने कहा कि अगर एक भी नेता ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जीवनी को पढ़ाओ तो वो बताएं, जिन 2-3 नेताओं का नाम ले रहे थे। हाँ, उन्होंने नेगेटिव कुछ नहीं बोला। ठीक है मोर साहब, पूरी कीजिए आप बात, फिर मैं आऊंगा। तो ये बाहर से नेता लाते हैं, इलाहाबाद में भी अगर आप ये इलाहाबाद में भी ये वो तो आपका भी बाहर से था ना जोगिंदर साहब, आपका कौन सा अपना नेता था? तो ये पवन बेनीवाल ने कहां से चुनाव लड़ा था पहले? ये कहते हैं, ये जो आरोप लगाते हैं आरोप लगाते हैं, दूसरे दलों पर आरोप लगाते हैं कि खुद की हालत अब आप उनको तो शिक्षा दे रहे हैं, खुद के नेता देख नहीं रहे साहब। आरंभ से जो आप देखेंगे आरंभ कांग्रेस पार्टी बहुत पुरानी पार्टी है, बड़ा राजनीतिक पार्टी है, एक स्कूल है। कांग्रेस पार्टी नहीं, स्कूल है, एक राजनीतिक विचारधारा है, बहुत बड़ी ऐसी पार्टी है। और बहुत बार राजनीतिक कांग्रेस पार्टी से बहुत लोग बाहर जाके राजनीति की है, लेकिन जो लोग कांग्रेस पार्टी छोड़कर गए हैं अंग्रेजों ने बनाई थी, अंग्रेजों को मदद के लिए काम करती थी वही पार्टी। ये कांग्रेस में एक बार संगठन बन जाएगा इस बार। बहुत बड़ा राजनीतिक दल है, संगठन बन रहा है, बात होती है, पार्टी बड़ी है, संगठन बन रहा है इस बार। कोई मनमुटाव नहीं है, कोई बाजी नहीं है, और किसी प्रकार का कोई भेद नहीं है। ठीक है, इच्छाएं होती है, हर कार्यकर्ता की इच्छा होती है, ठीक है, मुझे पद मिले। हर कार्यकर्ता के पास ये होता है, उसका और हर नेता को ये लगता है कि मेरे ज्यादा से ज्यादा आदमी मेरे कार्यकर्ता से तो ये राजनीति में सभी महत्वाकांक्षा लेके आते हैं। राजनीति खबर काम करना चाहते हैं, राजनीति सब पद मिलते हैं, लेकिन वो संगठन को तय करना होता है, वो अध्यक्ष को तय करना होता है। और माननीय उदयमान जी जो है वो बहुत बेहतर काम कर रहे हैं। सुशील जी के पास मारा हूं, ठीक है सुशील जी, एक मतलब सूत्रों के हवाले से मुझे ये जानकारी मिली कि पॉलिसी बनाई थी उदयमान जी ने और हुड्डा साहब ने मिलकर के कि जिन्हें जिला अध्यक्ष बनाया जाएगा उन्हें चुनाव नहीं लड़वाया जाएगा। पॉलिसी लीक हो गई, इसके बाद इस पॉलिसी को वापस ले लिया गया क्योंकि अंदर खाने लोगों ने बहुत ज्यादा विरोध इस बात को लेकर किया। थोड़ा सा समय इसलिए भी ज्यादा लग गया। अब दोबारा जो लिस्ट सामने आ रही है 19 सितंबर को सामने आ जाएगी पब्लिक डोमेन में। चंडीगढ़ में बैठक भी बुलाई है, इसमें 180 डेलीगेट्स हैं, 33 जिला अध्यक्ष हैं जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव में भी वोट करेंगे जो कि अक्टूबर में होना है। आपको लगता है कि अब 9 साल के बाद तकरीबन कांग्रेस इस स्टेज पे तो पहुंची है हरियाणा के अंदर कि वो सूची तो बना पा रही है कम से कम सबके सब नामों की, तो बेनिफिट उन्हें मिलेगा और बिखराव की जिस दशा से अभी कांग्रेस गुजर रही है वो ठीक हो जाएगी? सुशील जी, आपकी पहली बात का जवाब देता हूँ। पॉलिसी जो आपने बात करी कि अंदरूनी खबर आई थी, कोई भी आदमी राजनीतिक पार्टी में जाता है ना तो वो यही सोच के जाता है कि मैं चुनाव लड़ूंगा। मतलब पहली और आखिरी उसकी एक इच्छा होती है चुनाव लड़ना और कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट के ऊपर बैठ जाना जाके। तो इसलिए अगर ये पॉलिसी बनाती है कोई भी पार्टी की जिला अध्यक्षों को हम नहीं देंगे तो कोई भी आदमी जिला अध्यक्ष पद को एक्सेप्ट करेगा ही नहीं। तो ये अंदरूनी घात इनकी होनी थी। दूसरी चीज़, इनका बहुत ज़्यादा मैं स्वागत की बात करता हूँ, कांग्रेस कार्यकर्ता इनके बड़े खुश हो रहे होंगे इस बात को लेके कि हमारा संगठन बनने जा रहा है, जो कि इनका 9 साल से तो बना नहीं। दूसरी, अभी मोर साहब ने कहा कि बहुत अच्छा बनने को जा रहा है, बहुत अच्छा बनने जा रहा है। मुझे नहीं लगता इनका अच्छा बनेगा। आप देखना जिस दिन इनकी लिस्ट आउट होगी ना उसके 1 घंटे के बाद इनके 10 नेताओं की तो सूची मैं देता हूं जो विरोध करेंगे इस बात का। लिख के लो, किरण चौधरी होगी, शैलजा जी होगी, अजय कैप्टन हो गया। किरण जी को लेकर तो अब भी अंदरूनी बातें सामने आ रही हैं, आई हैं, अब देखना खुल के आएंगे वो लोग सामने। तीसरी चीज, जैसे अभी अपने आजाद साहब गए छोड़ के, इनका एक आधा नेता भी छोड़ के जाएगा हरियाणा में पार्टी को। कुलदीप चला गया। इस तरह से इनके तो कांग्रेस को चाहिए पहले अपना कुनबा संभालें, ठीक है, संगठन को मजबूत करेंगे तभी आगे राज्य में लोकतंत्र के अंदर चुनाव लड़ने का मानेंगे। नहीं तो संगठन मजबूत हो कैसे भाई? अब सूची बना रहे हैं, जिला अध्यक्ष की लिस्ट लेकर आ रहे हैं, डेलीगेट्स बना रहे हैं, तो संगठन कैसे मजबूत हो सुशील जी? फिर संगठन मजबूत करने के लिए इनको एक एक कार्यकर्ता को जोड़ना पड़ेगा, एक एक नेता को बैठ के एक दूसरे के साथ जितने मनमुटाव है इनके आपस में, किरण का हुड्डा के साथ, हुड्डा का किरण के साथ, शैलजा के साथ, इनको आपस में पहले बड़े नेता और महत्वाकांक्षा दोनों बातें अलग अलग है ना? नहीं, महत्वाकांक्षा तो सबकी मुख्यमंत्री बनने की है, पर मुख्यमंत्री तो हरियाणा में एक ही होता है, 2 बन नहीं सकते, ठीक है। या तो इनकी बीजेपी वालों की तरह डिप्टी बना के रखे, किसी के ऊपर डिप्टी कोई बनना नहीं चाहता। और हर आदमी, एक की महत्वाकांक्षा खत्म होती है तो दूसरे की अपने आने वाले वंश के लिए शुरू कर देते हैं। अब हुड्डा साहब की अगर खुद की खत्म हो गई होगी 2 बार सीएम रहने के बाद, अब वो दीपेंद्र जी के लिए लॉबिंग करेंगे पार्टी के अंदर। किरण जी की खत्म हो गई होगी तो श्रुति के लिए करेगी। अजय कैप्टन खत्म हो गई होगी वो चिरंजीव को आगे लाएगा। इनका वंशवाद वाली जो बात है उस बात पे ये आगे लॉबिंग करते रहेंगे। ये नुकसान हो सकता है पार्टी को, पूरा नुकसान। आप देखना संगठन की लिस्ट आते पता चलेगा आपको। हुड्डा साहब से शुरुआत कर रहा हूं फिर से। हुड्डा साहब रखिए अपनी बात। जी, मैं पहले तो जो कांग्रेस के प्रवक्ता अभी उन्होंने 2-3 बातें कही, मैं नोट कर रहा था तो उसके ऊपर मैं जवाब देना चाहूंगा।
उन्होंने पहले तो ये कहा कि कांग्रेस एक बहुत ही बड़ी पार्टी है और वो जितनी बड़ी है वो तो देश देख ही रहा है और उसमें विचार रखने का अधिकार सबको है। तो विचार ये देखा गया कि जिन्होंने कांग्रेस में रखा या तो उनकी राज्यसभा की सीट ले ली गई या उनको पदाधिकारी पद से हटा दिया गया और विवश कर दिया गया कि वो खुद पार्टी छोड़ के चले जाएं। तो ये तो हश्र हुआ विचार रखने का पार्टी में। उसके बाद ये बात कही गई कि जो लोग पार्टी छोड़ के गए हैं उनकी राजनीति कांग्रेस से खत्म हो जाती है। तो ये एक बड़ी ही मेरे को एक एरोगेंट लाइन लगी कि भी जो कांग्रेस छोड़ के जाएगा उसकी राजनीति खत्म होगी। मैं उनकी याददाश्त थोड़ी सी दुरुस्त करवा दूं। ममता बनर्जी कांग्रेस छोड़ के गई थी, आज बंगाल में कांग्रेस खत्म हो चुकी है। आंध्र प्रदेश में जगन रेड्डी कांग्रेस छोड़ के गए थे, आज आंध्र प्रदेश में कांग्रेस वो राष्ट्रीय नेता थे, पंजाब के अंदर कैप्टन अमरिंदर सिंह कांग्रेस छोड़ के गए थे। वो लोग मैं आपके ये व्यक्ति सबके बीच में बोलता है। सुन लीजिए ये व्यक्ति सबके बीच में बोलता है। ठीक है, सुनने की क्षमता रखिए, सुनने की क्षमता रखिए। जब आप बोल रहे थे तो मैं आपके बीच में नहीं बोला, एक अच्छे वक्ता की तरह अपनी बारी आने पे बोले। कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब से गए, पंजाब में कांग्रेस खत्म हो गई। तो ये जो एरोगेंस है, मुझे लगता है कि कांग्रेस को पहले ये छोड़ देनी चाहिए। और आत्ममंथन भी कितनी बार कहें, मेरे ख्याल से विरोधी बता बता के इनको थक गए कि आत्ममंथन कीजिए कीजिए, एक अच्छे विपक्ष की भूमिका निभाइए, लेकिन वो कोई भी किसी भी कांग्रेस के वर्कर पे, नेता पे कोई जू नहीं रही थी। और एक अच्छा विपक्ष भी आज की डेट में कांग्रेस प्रोवाइड करने में असमर्थ है। अब ये बात कर रहे थे कि जेजेपी ने चुनाव से पहले ऐसा बोला था, वैसे बोला था, चुनाव में ये बातें हुई थी। कांग्रेस के भी खिलाफ वो चुनाव जेजेपी लड़ी थी, जाहिर है बीजेपी के भी खिलाफ लड़ी थी, एनएलओ के भी खिलाफ लड़ी थी। एनएलओ का तो खैर सुपड़ा ही साफ हो गया, तो मैं इररिलेवेंट समझता हूं उस चुनाव के बाद से। लेकिन जहां तक ये बात हुई, आज ये कह रहे थे कि अब मैं बिहार का अगर इनको एग्जाम्पल कोट करूं तो कहां कहां तक बातें नहीं बोली गई कि पलटू राम हैं, ये हैं, वो हैं, और उसके बाद फिर से सरकार बना ली। तो ये देखने को मिलता है कि कांग्रेस केवल और केवल पॉलिटिक्स ऑफ कंफर्ट करना चाहती है कि जहां जो चीज हमें सूट करे हम वो कर लें, और दूसरों को सिर्फ उनको आईना दिखाने में लगे रहें कि हाँ जी साहब आप ये कर रहे हैं, आप ये कर रहे हैं। आज बात संगठन की हो रही थी, तो कांग्रेस में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है टॉप लीडरशिप। आज ये कितनी ही लिस्टें बना ले, कितने ही कागज काले कर लें, किसी को पदाधिकारी बना ले, कोई पॉलिसी बना ले, वो जब तक फ्रूटफुल नहीं होगी, जब तक टॉप लीडरशिप इनकी ठीक नहीं होती। राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर ब्लॉक अध्यक्ष तक कांग्रेस बिल्कुल खत्म हो चुकी है हर लेवल के ऊपर। और ये मैं नहीं कह रहा, ये कहेंगे कि भाई जेजेपी होने के नाते या बीजेपी होने के नाते प्रवक्ता कह रहे हैं, ये आम जन बच्चा बच्चा आपको बता देगा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर और ब्लॉक अध्यक्ष तक कांग्रेस का कोई अस्तित्व जनमानस के बीच में नहीं बचा है। आज जहां बात होनी चाहिए मुद्दों के ऊपर, जहां डिबेट होनी चाहिए इश्यूज के ऊपर, वहां कांग्रेस अपने अंदर ही डिबेट करने में फंसी हुई है कि कैसे इस पार्टी की ये जो ये डूबती नैया है इसको कहीं ना कहीं हम बचा पाए। और वो बचती कहीं दिख नहीं रही, क्योंकि जो रेलेवेंस है कांग्रेस की वो आज लोगों के बीच में खत्म हो चुकी है। ठीक है, रजत जी रखिए अपनी बात। देखिए, जो 13 से कांग्रेस हरियाणा में 31 पे आई, उसका बहुत बड़ा श्रेय जो है वो जजपा को ही जाता है। जो वोट शेयर जजपा जो सोच रही थी कि इनेलो का ले लेगी, मैं ये बात मानता हूँ कि आखिरी समय पे कई बार जब भीतरघात होता है जिसके लोग अंदाजा भी नहीं लगा सकते, तब संभलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और इन्होंने जिस तरह स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी के नाम से जनता को गुमराह करने की कोशिश करी, उनके नाम से वोट बटोरा, अब जनता इनकी असलियत जान चुकी है। और उसका नतीजा ये हुआ कि हाल ही के जो निकाय के चुनाव थे, वो ये इनका वोट शेयर हमारे से पीछे है, हमसे आगे नहीं है ये। हमारा अगर देखा जाए तो रानिया, रतिया, टोहाना में हमारे सपोर्टेड चेयरमैन है, डबवाली में हमारा चेयरमैन है, अहमदाबाद में हमारा वाइस चेयरमैन है, और बहादुरगढ़ में सबसे ज्यादा एमसी हमारी पार्टी के हैं, लार्जेस्ट। तो अगर ये हमें ध्यान ना दे, अपनी देखे रोज इनके कार्यकर्ता एक के बाद एक कार्यकर्ता, आप इतना तो डिबेट के बाद गूगल कर लेना, इंटरनेट पे आ जाए, तो एक के बाद एक इनके जो कार्यकर्ता है वो क्यों पार्टी छोड़ के जा रहे हैं। आपको अपने वोट परसेंटेज नहीं पता, गूगल करने की जरूरत पड़ेगी। अरे आप तो कहते थे हमारा एक भी नहीं, आप हमसे पीछे हो, ये दावे के साथ बोल रहा हूं। आ रहा हूं सर, विदु जी आ रहा हूं मैं। आप कह रहे हैं मैं तो टीम पे बोल रहा हूं, वोट परसेंटेज बताइए। आपका वोट परसेंटेज हमसे, मैंने आपसे आप ही का वोट परसेंटेज पूछा, आप कह रहे हैं गूगल कर लीजिएगा। 1.5% कम है, 1.5% कम है आपका वोट शेयर हमसे।
आप तो कई लुक को 2-4 महीने की पार्टी है, इसीलिए कह रहा था कि 2-4 महीने की पार्टी है ये, गठबंधन पार्टी गद्दारों की पार्टी हो चुकी है। पहले तो प्रवक्ता को ये नहीं पता कि हमारा निकाय चुनाव में वोट परसेंटेज कितना था, और दूसरों को गूगल कर लीजिएगा। बीच में ना बोलिए, आपके बीच में नहीं बोला, बीच में ना बोलिए। पहले तो उन्होंने चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के पीठ में चुनाव परसेंटेज पहले तो पार्टी के गद्दार है, पहले तो ये पार्टी के गद्दार है, फिर ये हरियाणा के गद्दार है, फिर ये किसानों के भी गद्दार है। क्या हो रही है? डंडा आपको दे दिया, डंडा आपको दे दिया, का विषय ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। बोर्ड लगे, ठीक है, विदुर तो जी। ये गद्दारों और खुद्दारों के बीच में, ठीक। ये गद्दारों और खुद्दारों के बीच में लड़ाई है। ठीक है, इंडियन विदुर नेशनल जी। लोकदल का वर्कर खुद्दार है, विदुर रावत जी। जो किसी उसमें नहीं आता, स्वार्थ में और प्रलोभन में। ठीक। ये तो गद्दार लोग हैं, ये तो खत्म है इनकी ठीक है रजत जी, पार्टी। आगे बढ़ रहा हूँ। देखिए समय थोड़ा सा कम है ना, अब बिना इंटरप्शन के एंडिंग हो जाएगी तो बड़ा अच्छा हो जाएगा सब कुछ। अच्छी डिबेट गई है हमारी। रावल साहब। हाँ बिल्कुल, बड़ा अच्छा। देखिए अभी गद्दारी खुददारी का भी किसी ने खुद को और दूसरों को सर्टिफिकेट दे दिया। देखिए हम सब के प्रेरणा पुरुष जो हैं चौधरी देवीलाल जी हैं, हम सब के प्रेरणा पुरुष हैं। वो भी किसी समय कांग्रेस में रहा करते थे, उन्होंने भी अपना दल बनाया था। ये किसी इस प्रकार से नहीं कहना चाहिए, दिल बड़ा रखना चाहिए। चौधरी देवीलाल जी ने भी ये किया था, और चौधरी देवीलाल जी को पूरे हरियाणा ने सिराकों पर बिठाया। वो हमारे आज भी नेता है। तो इस प्रकार से भाजपा और कांग्रेस के खिलाफ आप बीच में मत बोलिए भाई प्लीज। रजत जी अच्छी बात नहीं है। रजत जी दिस डज नॉट पेंट अ राइट पिक्चर ऑफ यू। अच्छी बात नहीं है। ठीक है अच्छा, मैं इतना जल्दी से बता देता हूँ। आप कई बार ये कहते हैं संगठन, आप सही कई बार कहते हैं कि कांग्रेस का संगठन जो है नहीं बन रहा है। देखिए 9 साल से नहीं बना है, और अब भी जो लिस्ट की आप बात कर रहे हैं वो कोई प्रदेश के 5-7-10 लोगों की लिस्ट अब की आ जाएगी। लेकिन इनका ये जिनसे मुकाबला करने की बात कर रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश की ही नहीं, सिर्फ हमारी प्रदेश की लिस्ट तो है ही है, उसके नीचे नीचे हमारे जिला गठित हैं, जिले के नीचे हमारे मंडल गठित हैं, मंडल के नीचे हमारे शक्ति केंद्र गठित हैं, शक्ति केंद्रों के नीचे हमारे बूथ गठित हैं, त्रिमूर्ति बनी हुई है, पंच परमेश्वर बने हुए हैं। इस प्रकार से हमारी पन्ना प्रमुखों की एक समिति बनी हुई है, यानी हर पन्ने पर जो 60 वोट होते हैं उसके भी आगे बनी हुई है। तो ये किस प्रकार से मुकाबला करते हैं। फिर कई बार मैं सोचता हूं ये जो इतनी लंबी डिबेट चल गई है, कांग्रेस का विषय भी आपने लिया, इसमें सूत ना कपास जुलाओ में लट्ठम लट्ठा, इनकी जनता इनको नकार चुकी है। ये आज बनाए संगठन कल बनाए क्या फर्क पड़ता है, जनता इनको नकार चुकी है। विचारधारा है ही नहीं, निकम्मा नेतृत्व है। तो इसके बाद गुंजाइश कहां बचती है कि इनके साथ इनके वंशवादी निकम्मा आलसी नेतृत्व के साथ कौन जाना चाहेगा। ये किस प्रकार से कृत्रिम लोगों को खड़ा भी कर देंगे, लेकिन जनता इन पर विश्वास नहीं करती। जनता को कोई सरोकार। कांग्रेस ने सदैव सात सिद्धांतों की राजनीति की है। सिद्धांतों के साथ कभी कांग्रेस ने कोई समझौते नहीं किए। इस देश की स्वतंत्रता आंदोलन में सबसे बड़ी भागीदारी वाली पार्टी है, बड़ी पार्टी है, सबसे वरिष्ठ पार्टी है राजनीतिक तरीके से देखा जाए। और ये कहना कि किसी प्रकार से चलती रहती है, लोग राजनीति में प्रकार के आरोप लगाते हैं, प्रकार करते हैं। हमने ये कहा है कि 190 तो डेलीगेट्स की जो है लिस्ट जारी हो रही है, ब्लॉक स्तर से लेकर जिला स्तर की जो है, जो चुनाव राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी चुनाव होगा वहां भी हमने ये कहा है कि जो यहाँ पे वोट डालेंगे वो एक लिस्ट जारी जो होगी। और उससे भी ज्यादा 31 विधायक है हमारे पास, तो 31 विधायक विपक्ष की भूमिका अगर कोई अदा कर रहा है तो कांग्रेस अदा कर रहा है। किसान आंदोलन में अगर सबसे ज्यादा आवाज किसी ने उठाई तो माननीय दीपेंद्र हुड्डा जी ने उठाई। ठीक है, आप देखिए महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, आज भारत जोड़ो यात्रा के बीच में ये होड़ मची हुई है। भाजपा के बाद दूसरे नंबर, ठीक है सर, ठीक है सर, वो दूसरे तीसरे चौथे नंबर वो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स है, उसका हिसाब किताब जनता करती है। ठीक है, जो मुद्दों की बात है, मैं प्रदेश की बात कर रहा था। सुशील जी के पास आता हूँ फाइनल कमेंट के लिए। सुशील जी रखिए अपनी बात जल्दी से, फाइनल कमेंट। मोर साहब, अभी आपने बोला कि हमारी लिस्ट तैयार है, बहुत अच्छी बात है। अगर कांग्रेस अपना संगठन बना लेती है ना, तो लोकतंत्र के अंदर विपक्ष जितना ज़्यादा मजबूत होगा ना, उतना स्वस्थ लोकतंत्र चलेगा। ठीक है, आपकी लिस्ट मजबूत है, ठीक है, आप निकालने के बाद झगड़ा करने से अच्छा है कि कमरे में बैठ के सहमति से लिस्ट बना लेते, ताकि किरण जी को और इनको बाहर आके बयानबाजी नहीं करनी पड़ती। आप अपनी विपक्षी दलों को बोलने का मौका ना देते कि भाई इनके संगठन में ऐसे हो गया, संगठन में ऐसे हो गया। दूसरा, हालांकि मैं इन बैठे हुए तीनों अपोजिशन के संगठनों को ये बोलना चाहूँगा, भाई कांग्रेस अपना संगठन बढ़ाए नहीं बढ़ाए, ये विषय आप लोगों का नहीं है। आप लोगों के लिए अच्छा है अगर आपका विपक्षी पार्टी बहुत कमज़ोर रहती है तो आपको इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में उसका फ़ायदा मिलेगा। हाँ, प्रदेश को इसके नुकसान झेलना पड़ेगा क्योंकि अच्छा विपक्ष नहीं मिल पाएगा। और रजत जी को मैं सुन रहा था, बार बार ये सबको इंटरप्ट कर रहे थे।
आपके पास इंटरप्शन के अलावा कुछ नहीं बचा। एक विधायक है, उसकी भी कोई श्योरिटी नहीं कि 2 साल बाद रहेगा नहीं रहेगा। आप गद्दार और खुद्दारों की बात कर रहे थे। वो आपका अपना आकलन है। नहीं, मेरा आकलन आप देख लेना ना, सही निकलेगा। कोई बात नहीं, नहीं, ये जनता का आकलन है। सुशील जी, ये जनता का आकलन है, हरियाणा की जनता का आकलन यही है। रजत जी भगवान कोई नहीं है। आपके आकलन के हिसाब से कितने विधायक हैं? हरियाणा की जनता तो जनार्दन होती है, जनता तो भगवान है। ठीक है, जनता मुझे तो भगवान है। लास्ट बात, जनता तो भगवान लास्ट बात है। लो मेरी यार। भगवान ठीक है। अरे लास्ट ये अब ऐसे डिबेट पर मैं आ गया जो कभी अरे, खत्म नहीं हो पाएगी। लास्ट बात, लेकिन मुझे घड़ी की अरे आगे आप बढ़ने की इजाजत नहीं दे रही है। मैं बड़ी गंभीर बात कहने वाला हूँ, आप मेरी बात तो सुनो। आप सभी से इजाजत लेना चाहूंगा। प्रोफेसर विधु रावल जी, ननिल हुड्डा साहब, जोगेंद्र मौर्य जी, रजत जी, सुशील यादव जी, बहुत शुक्रिया आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।